खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट मियाँ शाहिद साहब। नाज़रीन, आज 14 अगस्त है और आज़ादी का दिन है और आज के दिन ज़ाहिर है एक बड़ी कुर्बानियों के बाद वतन अजीज़ हासिल हुआ था। आज बात करते हैं, आज की खबरों की तरफ आते हैं। पाकिस्तान को रॉकेट फोर्स बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई और कहा यह भी जा रहा है और जो बाज़ संजीदा हल्के ये कह रहे हैं कि सीरियस एक एफर्ट इंडिया की तरफ से हो सकती है टू रेस्टोर देयर सो कॉल्ड रेपूटेशन विच दे लॉस्ट ड्यूरिंग द लास्ट स्क्रिमिश। भारत और चीन के दरमियान एतमाद क्या बहाल हो सकता है? अब खुल्म खुला भारत इस ब्लॉक की तरफ आ रहा है और जल्द ही उन्होंने ये ऐलान भी किया कि वो दौरा करेंगे मॉस्को का और बीजिंग का। तो क्या एक्सेप्टेंस होगी और फिर पाकिस्तान एक अनईजी हमसाए हैं, तो हमारा दोनों का मुस्तकबिल क्या होगा? आलमी जरीदों को क्यों यकीन है कि इजराइल जो है वो ईरान पर यकीनन होना भी चाहिए। जंग अभी जारी है। निहत्ते कश्मीरी जो गज़ा के लोग हैं, बच्चे 18,000 बच्चों के कल वो कह रहा था अमेरिकी सेनेटर 18,000 बच्चे जो हैं, जिनमें ज़्यादातर 12 साल से कम और उससे बहुत छोटे बच्चे भी थे, उनको मार चुका है और मार रहा है और ये सिलसिला जारी है। उधर ट्रंप प्यूटन मुलाकात होगी तो क्या यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े होंगे? इससे पहले यूगोस्लाविया देखा जो हमने सोवियत इराक़ में, मार्शल टीटो था गालिबन, तो उसके टुकड़े हुए। फिर चेक रिपब्लिक के साथ जो हुआ, क्या इसका यही मुस्तकबिल होगा मियाँ साहब? ये पाकिस्तान, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये रॉकेट फोर्स जो है इसका क्या मकसद है? वैसे तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में अपना लोहा खैर से हमने मनवाया है, लेकिन ये मज़ीद इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई और इसकी तफसीलात क्या हैं आपके पास जी? और कल फिर आपका वो जो आपने जो एक करीब से ये हथियार देखे, आपको ब्रीफिंग भी मिली, तो ज़रा इस पर रोशनी डालिए प्लीज़। थैंक यू। वो चेंज हो चुकी हैं क्योंकि ये जदीद जंग है और जदीद जंग जो है वो जदीद तकाज़ों के साथ ही लड़ी जाती है। और अब जो जंग है वो मिज़ाइलों की जंग है, जहाज़ों की जंग है और रॉकेट्स की जंग है और ड्रोन्स की जंग है। एक बहुत बड़ी नुमाइश इस्लामाबाद के अंदर इस यौम आज़ादी के मौका पर यहाँ पर लगी और वहाँ पर बहुत से रॉकेट्स और जो ड्रोन्स हैं वो देखने को मिले। वहाँ पर J-10C का जो है मॉडल देखने को मिला। वहाँ पर जो है वो JF थंडर का जो है मॉडल पड़ा हुआ था। वहाँ जो फतेह-1 है जिसने जाकर तबाही मचाई थी, उसका जो है वो मॉडल पड़ा हुआ था। तो ये कायद साहब, ये सारे के सारे जदीद तकाज़े हैं जंग के, जिसके लिए ये मिज़ाइल जो हैं बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए एक बाकायदा तौर पर एक फ़ोर्स का ऐलान किया गया है ताकि एक जो रॉकेट फ़ोर्स है वो अलग से फ़ोर्स का अपनी कमांड जो है वो होगी फ़ौज के अंदर। उसमें जो है वो ये मिज़ाइलों की निगरानी करेगी और मिज़ाइलों के तैनाती जहाँ पर होगी जंग के दौरान वो इसकी ज़िम्मेदार होगी। और ये फ़ोर्स एक ऐसी फ़ोर्स होगी जो दुश्मन को हर समत से हमला करेगी। और इसमें ड्रोन्स भी होंगे, मिज़ाइल भी होंगे और इसमें रॉकेट्स भी होंगे, जदीद मिज़ाइल भी होंगे, ब्लास्टिंग मिज़ाइल भी होंगे, जो सुपरसोनिक मिज़ाइल हैं वो भी होंगे। इसको मुकम्मल तौर पर जो है जदीद असले से लैस किया जाएगा और इसकी बाकायदा तौर पर जदीद ट्रेनिंग होगी और दुश्मन के लिए ये हैबत का पैगाम तो होगी और निशान भी होगी, लेकिन ये जदीद तकाज़ों से भी लैस होगी ताकि जो जदीद जंग के तकाज़े हैं वो पूरे किए जा सकें। और पहले भी आपने देखा कायद साहब के जो मार्का हक है जिसको कल बाकायदा तौर पर यौम तशक्कर के तौर पर मनाया गया और आज भी ये सारा दिन जो है मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। एक बहुत बड़ी नुमाइश भी इस्लामाबाद के अंदर लगी और कल एक बहुत बड़ा एक जश्न भी जो है वो मनाया गया। वहाँ पर तकरीब हुई, वहाँ पर जो है बताया गया और दिखाया गया पूरी दुनिया को। वहाँ पर जो थे वो सुफरा भी मौजूद थे कि मार्का हक जो पाकिस्तान ने जीता है ये किस जज्बे के साथ जीता है। वहाँ शानदार परेड भी हुई और ये और फ्लाइट। अच्छा, एक और भी मियां साहब मुझे बात बताएं, प्यारे हैं, मैं उन्होंने वहाँ पर सलामी भी दी और ये इसीलिए जो है कायद साहब एक तफसील फोर्स बनाई गई है। एक और ये फतेह-4 क्या पहले से हमारे पास है या नया बन रहा है? इस हवाले से क्या खबरें हैं आपके पास? कायद साहब, कल मैं जब इस नुमाइश में गया तो इस नुमाइश में वहाँ पर जहाँ पर जो है वो ड्रोन्स थे, वहाँ पर मिज़ाइल जो है उनकी भी नुमाइश की गई थी, जिसमें फतेह-1, फतेह-2, फतेह-4 तीनों मिज़ाइल्स जो हैं उनकी नुमाइश की गई। फतेह-4 जो है वो बन चुका है, उसकी नुमाइश वहाँ पर बाकायदा मॉडल वहाँ पर पड़ा हुआ था। फतेह-4 जो है वो 750 किलोमीटर तक जो है वो मार करता है और ये जदीद तरीन मिज़ाइल है और ये अब दुश्मन को जो है वो चकमा देकर उसके रडार और उसका दिफाई सिस्टम जो है उसको चकमा देता है। और जब ये दुश्मन पर जो फायर किया जाता है तो ज़िग-ज़ैग जो है वो हो जाता है और वो अपनी समत जो है वो तब्दील करता है और अपने जो निशाना हदफ है उसको निशाना बनाता है।
इसी तरह जो फतह 2 है वो 400 किलोमीटर का मिसाइल है और 400 किलोमीटर जो है वहाँ पर मार करता है और बाकायदा तौर पर यह भी जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। और फतह 1 तो वहाँ था ही, और इसके अलावा जो बाबर 3 है ये भी मिसाइल जो है वो पाकिस्तान का बड़ा जदीद मिसाइल है और इसमें ये स्टेल्थ क्रूज़ मिसाइल है। ये भी जो है वो बहुत जदीद जंग के लिए और अपने हदफ को जो है वो निशाना बना सकता है। और वहाँ पर जो है वो कायद साहब मैंने देखा कि फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले और ज़मीन से जो है फ़ज़ा में मार करने वाले और फ़ज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले तमाम मिसाइल जो है वो वहाँ पर मौजूद थे। और वहाँ पर बम्स भी मौजूद थे जो जदीद बम जो है वो उनको कहा जा सकता है। और वो मैंने देखा कि जो राफेल के सिस्टम जिसने जैम किया था वो सिस्टम भी वहाँ पर मैंने देखा वहाँ मौजूद था और वो पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ सिस्टम था। और उस सिस्टम ने राफेल के जो हैं वो सिग्नल जैम किए और J-10C जिससे मिसाइल निकल कर वहाँ से उनको निशाना बनाया गया। और कायद साहब ख़ास तौर पर एक वहाँ पर गन थी जो 53 किलोमीटर तक मार करती है, वो जदीद गन थी और वो वही गन थी जिसने ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो है वो LOC पर दुश्मन का तबाह किया था और दर्जनों चौकियाँ तबाह की थी। वो गन भी वहाँ पर मौजूद थी। तो वो असला वहाँ पर जो है वो नुमाइश की गई थी जो मार्का हक में इस्तेमाल हुआ और हर किस्म का असला वहाँ पर मौजूद था। वहाँ पर एयरफोर्स का स्टॉल था, वहाँ पर नेवी का स्टॉल था, वहाँ पर पाक आर्मी के स्टॉल्स थे, वहाँ पर अल खालिद और अल हैदर टैंक जो थे वो भी नुमाइश के लिए रखे गए थे। और इसके अलावा वहाँ पर बख्तरबंद गाड़ियाँ और वहाँ पर गन्स ऐसी जो थी गन्स जिनको AI के साथ जो है ऑपरेट किया जाता है कि एक रडार जो है वो दुश्मन की लोकेशन लेता है और वो अपना पैगाम जो है वो दूसरी उसको देता है रडार को और वो गन को जो है वो पैगाम देती है और दुश्मन को 400 किलोमीटर के अंदर अंदर निशाना बना सकती है। और ऐसे ऐसे जदीद हथियार मैंने देखे और वहाँ पर जो है वो दुनिया के बहुत से लोग जो है वो वहाँ पर आए हुए थे। और अच्छा, कुछ विजिटर कौन कौन थे मियां साहब, एक और बात बताएं, और अपनी असली कुव्वत भी देख रहे थे। ये जो आप कह रहे हैं कि सफ़ीरान भी थे, तो किस किस मुल्क के लोग थे जो ये और ये जो है ये सिर्फ एक डिस्प्ले था या ये कम जो असले की मंडी में भी क्या हम जो है हम ज़ाहिर है हम बेचते भी रहे हैं जो और बेचने भी चाहिए, हमारा हक है, तो ये उस हवाले से भी कोई डायमेंशन थी इस नुमाइश की? कैसा जो नुमाइश है जिसमें अल खालिद और हैदर टैंक जो हैं वो इतने जदीद टैंक हैं कि वहाँ पर मौजूद जो नुमाइंदे थे पाक आर्मी के, उन्होंने बताया कि इसमें बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं और बहुत सी ऐसी खसूसियात हैं जो अभी दुनिया में नहीं हैं। तो वो पाकिस्तान ने खुद जो है वो अपने तैयार किए हैं, अपने बनाए हुए टैंक हैं। तो इस तरह के बहुत सा असला वहाँ पर मौजूद था जो पाकिस्तान ने खुद अपना बनाया है और वो उसकी बहुत मांग है। ये मार्का हक के बाद जो है वो पाकिस्तान तो मरकज़ निगाह बना हुआ है और पाकिस्तान का JF थंडर बाकायदा तौर पर वहाँ पर जो है मरकज़ निगाह था। और JF थंडर आपको याद होगा कायद साहब कि जो बरतानिया के अंदर एक बहुत बड़ी नुमाइश हुई थी, वहाँ पर जो ऑयल शो हुआ उसमें भी इसने अपना लोहा मनवाया और वहाँ पर भी मरकज़ निगाह बना हुआ था। तो जितने सुफारा थे कल की तकरीब में वो बाकायदा तौर पर वहाँ पर दंग भी थे, हैरान भी थे और पाकिस्तान के मोतरफ भी थे, पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत के। वहाँ पर शानदार परेड जो है उसका मुजाहरा किया गया। वहाँ जो हमारे SSG जवान थे उन्होंने जो है वहाँ पर मुजाहरा किया। वहाँ पर पाक फौज, पाक नेवी, पाक एयरफोर्स, उनके तमाम और पाकिस्तान रेंजर FC के दस्तों ने जो है वो शानदार मुजाहरा किया और पूरी दुनिया को दिखाया कि हमने जो मार्का हक जो है वो लड़ा है और उसमें कामयाबी हासिल की और उसके बाद हमने बाकायदा तौर पर इसका जो है वो आज़ादी के तौर पर उसका जश्न भी मनाया है और जश्न इसी को कहते हैं। फिर परेड हुई, उसमें अजरबैजान के ट्रूप्स भी थे और टर्की के ट्रूप्स भी थे गालिबन। ये साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज़ मियाँ साहब तक शायद? जी कैसा मेरी आवाज़ आ रही है मियाँ साहब? मैं कह रहा था वहाँ टर्की और क्या कहते हैं ट्रुप्स भी थे वहाँ पर, तुर्की के और अजरबैजान की भी फ़ौज की वहाँ पे थी शमूलियत या पार्टिसिपेशन इसमें? जी बिल्कुल कायद साहब, वहाँ पर तुर्किया जो है उसका भी एक दस्ता जो है उसने सलामी पेश की थी और परेड की। अजरबैजान का एक दस्ता था, उन्होंने भी परेड की और सलामी पेश की। वहाँ पर फ्लाई पास्ट भी हुआ और तैयारे जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर फ़ज़ा में बुलंद होकर वहाँ जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स था
वहाँ सलामी दी और बड़ी गन गर्ज के साथ जो है वो वहाँ से सलामी देते हुए गुजर गए और ये तमाम तकरीब जो है बड़ी शायान शान वहाँ पर मनाई गई। और उसके बाद वज़ीर आज़म ने खिताब किया, फील्ड मार्शल ने भी वहाँ पर खिताब किया। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि हम रॉकेट फोर्स बना रहे हैं। उन्होंने भारत को बताया कि इस तरह जो है हमारा हक जो है जीता जाता है। और अच्छा, माय लास्ट क्वेश्चन इस सेगमेंट में मियां साहब, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है। इसके अलावा एक जो वहाँ पर मैंने जी मैं मेरे सेगमेंट को क्लोज करते हुए मैं पूछना चाहता हूँ कि जो रॉकेट फोर्स के हवाले, इसके क्याम के हवाले से चलें हम एक फ़िलहाल ब्रेक लेते हैं और थोड़ी सी बात हम इस ब्रेक के बाद करेंगे। एक ब्रेक है नाज़रीन, ये तफसील थी और ये डिस्प्ले था हमारी तरफ से, क्योंकि हमें ज़ाहिर है कि हम शदीद ख़तरात में गिरे हुए हैं। ख़बरें यही आ रही हैं कि इंडिया किसी वक्त भी जो है ताले आजमाई कर सकता है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, मज़ीद ख़बरें हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम देखते हैं कि सफारती तन्हाई के बाद और ये जो स्क्रिमिशमारी और इंडिया के दरमियान हुई थी, अब इंडिया ने खुलम खुला और फिर उधर से जो मुसलसल डिप्लोमेटिक महाज पर और इकनॉमिक महाज पर जो पुश कर रहा है अमेरिका, इसको टैरिफ स्लैब करे जा रहा है, बयानात भी बड़े इंसल्टिंग किस्म के दे रहा है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि बहुत से भारतीय जो निकाले गए वहाँ से, उन्हें हैंड कफ किया गया, बेड़ियाँ लगा के उन्हें मिलिट्री प्लेन में ठोंस कर वापस भेजा। तो एक ये वैसे आई डू नॉट अप्रिशिएट ये जो वो इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ कर रहा है, ये वारदात है जो हर जगह पे अब यूरोप में राइट विंग पार्टियाँ, एक्सट्रीम राइट विंग पार्टियाँ कर रही हैं। तो खैर अब वो इस तमाम चीज़ों के बायस अब वो ये ब्रिक्स, जिसका वो ऑलरेडी मेंबर तो है, लेकिन उसने उस तरफ देखना शुरू कर दिया है। और अब बहुत ही जल्द कहा जा रहा है कि जो है मोदी साहब हों या कोई उनके हाई लेवल डेलीगेशंस हों, वो चाइना जाएंगे और मॉस्को जाएंगे और वो इस ब्लॉक में अपने आप को इंटीग्रेट करके जो एंटी अमेरिका तजारती ब्लॉक इमर्ज कर रहा है, जिसमें लैटिन अमेरिका से ब्राज़ील जैसे मुल्क शामिल है। इवन वेनेजुएला को दीवार के साथ लगा दिया गया। वहाँ पर तो निकोलस मदुरो की जो है 50 लाख काइंड ऑफ हेड मनी उसने डिक्लेयर कर दी है ट्रंप ने। तो ये क्या हम देखते हैं। और फिर और जाहिर है एक और जो असल उनसर हम देख रहे हैं कि जो भारत में जो अनइवन डेवलपमेंट तो बेपनाह हुई वहाँ पे, मगर अनइवन डेवलपमेंट थी और जो इधर आश्कार होगी इस जंग के दरमियान। हम देखा कि रैग टैग आर्मी निकली उनकी। खैर रैग टैग तो नहीं कहना चाहिए, वी डू रिस्पेक्ट देम, बट हमें अंदाज़ा था कि जितना शोर है, जितना वो कर रहे थे, इतना कुछ नहीं था और वो 4 दिन की जंग में सब कुछ सामने आ गया। मियां साहब, अब भारत की मजबूरी है कि वो चीन की तरफ जाए। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि उनके सरहदी तनाज़े हैं, बहुत सा रकबा जो भारत का है उस पर ऑलरेडी अपना हक जमा चुका है चाइना। इसके बावजूद अब वो चीन की तरफ देख रहे हैं और मॉस्को की तरफ देख रहे हैं। अब हम अनईजी जो हम राइवल हैं, और ये भी है कि अगर वो ज़ाहिर हम ब्रिक्स के हम एक काइंड ऑफ फुल मेंबर तो शायद नहीं है, लेकिन तो ये आइंदा अगर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पर वो अपनी रेपुटेशन को सेव करने के लिए, रेस्टोर करने के लिए भारत हम पे हमला कर सकता है, तो ये एक नई सफ़बंदी हो रही है। तो आप क्या समझते हैं कितनी एक्सेप्टेबिलिटी तो है। $127 बिलियन का ट्रेड है चाइना का और भारत का। तो अब ये इस तरफ देख रहा है, तो क्या ये भी नहीं हो सकता कि हम ये जंग वंग बंद करके हम भी अच्छे नेबर्स की तरह एक दूसरे के करीब आएँ, ट्रेड व्रेड करें और जंग खेलना बंद करें। मगर मोदी साहब की मौजूदगी में तो ये महाल लगता है। मियां साहब देखें कायद साहब, हमें इतना अनईजी नहीं होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के लिए तमाम हालात बेहतरीन हैं और भारत जो है वो इस वक्त फंसा हुआ है और मज़ीद फंसता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर भारत चीन की तरफ जाता है तो क्या चीन का इत्मीनान हासिल कर लेगा। ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि चीन जो है वो उसके साथ उसके जो सरहदी तनाज़े हैं वो 2020 से शुरू हुए थे और अब तक जो है वो बड़े कशीदगी का शिकार हो चुके हैं। आपने देखा कायद साहब के वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश जो है उसमें एक चीन ने उनका उस इलाके को अपना नाम दे दिया है, एक बहुत बड़ा डैम जो है वो तामीर शुरू कर दी है। तो इसके अलावा जो भारत ने चीन के साथ धोखेबाजी की है और क्या चीन जो है वो उस पर इत्मीनान कर लेगा, नहीं नज़र आ रहा। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका ने चीन पर जो है वो 50% जो है वो टैरिफ लगाया है।
चाइना और अमेरिका के दरमियान जो है टैरिफ, वो तो अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं, उनके दरमियान जो है वो तजारत चल रही है, और चीन और भारत के दरमियान भी तजारत चल रही है। 127 अरब डॉलर की अगर तजारत हो रही है तो उसमें ज़्यादा हिस्सा जो है वो चाइना का है जो एक्सपोर्ट करता है। अगर भारत जो है वो चाइना की एक्सपोर्ट कम कर देगा या बंद कर देगा तो फिर भारत ने कहाँ से एक्सपोर्ट करनी है या तजारत करनी है, क्योंकि चाइना अमेरिका के साथ उसकी तजारत जो है वो बड़ी महदूद होकर रह गई है। वहाँ पर इतना अनरेस्ट है कि जो कंपनियां हैं वो भाग रही हैं, और मोदी जो है वो वोट चोर के नारे उसके खिलाफ लग रहे हैं। वहाँ पर अच्छा, ये बताइए, कुछ दिन पहले एक और इंसिडेंट हुआ, सारी की सारी मोदी के वो इक़्तिदार की तरफ बढ़ गई हैं। बात यह है कि क्या चाइना जो भारत है वो चाइना जाएगा या रूस जाएगा तो उस पर इत्मीनान करेंगे? लगता नहीं है कि उस पर जो है वो इत्मीनान किया जाएगा, और वहां से ये नहीं, ये क्या वाकया हुआ मियां साहब, ये जो क्या अब एक्टर्स के साथ और वो अपने जो फीमेल उनकी पर्सनल हैं उनके साथ ये इस पे बड़ा ही एतराज़ भी हो रहा है, जो कोई फंक्शन हुआ वहाँ पे, वो क्या, उसकी क्या तफसील है? देखें काजी साहब, वहाँ पर जो है वो जो भारत जो है वो एक नाहमवार किस्म का मुआशरा है, और वहाँ पर जो है वो अजीब से जो है वो उनके जो नज़रियात हैं। वहाँ पर अमिताभ बच्चन को लगा लें, अमिताभ बच्चन जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते हैं। क्या अमिताभ बच्चन बहुत बड़ा अदाकार है कि वो जो सेलिब्रिटी है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलता है? पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो वही लोग बोलते हैं जो मोदी के जो जंगी जुनून में जो है वो जिस तरह वो मुब्तला है, उसी तरह जो है वो हिंदुत्वा ये जो अपनी रेपुटेशन को, उसी तरह के बाकी बहुत से एक्टर्स जो हैं वो भी हैं जो कि बिल्कुल बैलेंस हैं। लेकिन वहाँ पर जो इंडिया की बात सर जब आती है ना, तो इंडिया में ऐसे तबकात पाए जाते हैं जो खाम-खा जो है वो मुस्लिम दुश्मनी पर तुले हुए हैं। अच्छा मियां साहब, ये बताएं, जो इजराइल का गठजोड़ है वो हर तरह से वह सामने आ रहा है। नहीं, ये क्या अब इसने गिमिक्स करनी शुरू कर दी हैं? अमिताभ बच्चन को बुला लिया, और वो जो है वो अपना वो कांग्रेस में भी आपको पता है वो उसके राजीव गांधी के भी एक दफ़ा बड़े करीब थे, एक बार इलेक्शन भी लड़े और फिर उन्होंने बाद में तौबा तायब होकर वापस आ गए। तो यहाँ पे अब जितनी गिमिक्स कर रहे हैं मोदी साहब, और इसका ख़ास तौर पर जो राहुल गांधी ने इतना एक प्लेथरा ऑफ एविडेंस ले आया है अपनी पार्लियामान में कि इसने इलेक्शन को मैनेज किया है, और इसने जो है वो इलेक्शन में रिगिंग की है, और इस तरह से ये रिगिंग बिहार में भी करने जा रहे हैं जहाँ पे ये जो वोटर्स लिस्ट हैं उनको टेम्पर कर रहा है। तो इससे तो मैं नहीं समझता कि इससे इसकी रेपुटेशन रेस्टोर हो जाएगी, और फिर ये जिस तरह हम यहाँ बात करते रहते हैं, चिश्ती साहब आए थे, एयर कमोडोर रिटायर्ड, और दूसरे लोग जो हमें बताते रहते हैं, जल मोहम्मद रजा वगैरह, ये हमें बताते हैं कि ये किसी वक्त भी इस तरह का कोई एडवेंचर कर सकते हैं, विच विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वी डोंट। देखें काजी साहब, देखें, हाँ बात करें। असल में मसला ये है कि मोदी की बात जो है वो हमें अब इसलिए छोड़ देनी चाहिए कि मोदी का इक़्तिदार जो है वो आखिरी दिन देख रहा है, क्योंकि मोदी ने वहाँ पर बिहार के इलेक्शन को जीतने के लिए क्या क्या नहीं किया। अब मोदी ने इलेक्शन जीतने के लिए पहले पहलगाम का वाक़या किया, उसके बाद पाकिस्तान पर जारहियत की, फिर वो उस पर ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त जो है उसको मिली। अब वो वहाँ पर वोट चोरी कर रहा है, वहाँ पर वोट जो है वो पहले ही इलेक्शन से पहले उन्होंने 50 लाख से ज़ायद जो है वोट वहाँ पर निकाल दिए हैं, और वो यही अपने इलेक्शन को जो है वो जीतने के लिए हर जतन कर रहा है। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होने दिया जा रहा वहाँ की आवाम की जानिब से। मोदी का तो दफ़ा करें, मोदी जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो आखिरी अपने अयाम जो है वो उसके इक़्तिदार के वो गिन रहा है, क्योंकि वो काउंटडाउन उसका शुरू हो चुका है उसके इक़्तिदार का। लेकिन पाकिस्तान का साहब जो है वो बड़ा शाइनिंग जो मोड में है, और पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी बहुत शानदार है, और इस वक्त जो है पाकिस्तान को बड़ी बड़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं। और आप देखें कि पाकिस्तान और अमेरिका जो है मिलकर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ भी जंग लड़ेंगे, और जो TTP है या फितनतुल ख्वारिज हैं, फितनतुल हिंदुस्तान है, उनको भी जड़ से उखाड़ेंगे। इस हवाले से मुज़ाकरात बाकायदा तौर पर हो चुके हैं, और मुश्तरका तौर पर जो है वो ये ऑपरेशन किया जाएगा, और मुश्तरका तौर पर दहशत गर्दी के खिलाफ जो है वो जंग लड़ी जाएगी। और इस पर अमेरिका जो है वो भी जो मामला है मुकम्मल तौर पर जो है वो कारबंद है, और पाकिस्तान भी मुकम्मल तौर पर मुतफिक है। BLA को जो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है एक टेररिस्ट, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इससे पहले तो उन्होंने हमें एक स्केप गोट बनाया हुआ था कि इस्तेमाल भी हमें करते थे, चाहे वो कोल्ड वार का ज़माना हो, और जो है फिर उसके बाद जो तमाम वो मलबा है वही हमारे ऊपर भी पड़ता था। और जिस तरह से हम देखते रहे, जिस तरह हिलरी क्लिंटन ने आके एक दफ़ा कहा था कि जी हमने ये सारे जो आउटफिट्स हैं
यहाँ इस्तेमाल किए कोल्ड वार में सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, और फिर वो हम आज तक लड़ के हलकान हो रहे हैं, और उनको इस समाज से उनकी क्लेंजिंग करने के लिए कितने लोग हमारे शहीद हो रहे हैं, काम आ रहे हैं। तो ये हम विक्टिम रहे हैं। मगर ये बड़ी डेवलपमेंट है कि अब BLA जो है वो इंटरनेशनली आइसोलेट हो चुकी है तंजीम, और अगर हम किसी तरीके से इस्टेब्लिश कर पाएँ या हो जाए इसके जो रवाबित हैं, तो फिर तो फैटफ भी जो है, अब इन हालात में तो अमेरिका बहादुर फैटफ लगाने से भी बाज नहीं आएगा। देखें जो BLA है, ये तो या BLA है या TTP है, जिसको फितनतुल खारिज कहते हैं, फितनतुल हिंदुस्तान है, ये तंजीमें नहीं हैं, ये ग्रोह हैं, गैंग हैं। और गैंग जो है ये बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिश हो चुके हैं कि इनके भारत के साथ ताल्लुकात हैं, और ये इस्टेब्लिश हो चुके हैं। बाकायदा तौर पर उनके बयानात हैं मोदी के और अजीत डोवल के, और इस हवाले से अब कार्रवाई जो है वो उसका आगाज़ होने जा रहा है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर जा रहे हैं, और वहाँ पर जो है वो इनको बाकायदा तौर पर दहशतगर्द डिक्लेयर करेंगे और इनको चुन चुन कर जो है वो मारा जाएगा। लेकिन दो तरफ आप देखें सर, एक तरफ जो है वो पाकिस्तान अपने फाते जो लोग हैं, जो मुजाहिद हैं, हमारे फौजी हैं, हमारे पायलट्स हैं, हमारे स्क्वाड्रन लीडर्स हैं, हमारे ऑफिसर्स जो हैं जिन्होंने मार्का हक में लाजवाल दास्तानें जो हैं वो रकम की हैं, उनको हम अवार्ड दे रहे हैं और बड़े फातिहाना अंदाज में अवार्ड दे रहे हैं। आज ऐवान सदर में जो अवार्ड दिए गए, वहाँ पर देखें कि हमने उन पायलट्स को, उन जिन्होंने उनके 6 जहाज जो है वो तबाह किए थे, उनको बाकायदा तौर पर अवार्ड दिए, उनको जो है वो अवार्ड से नवाजा गया। और दूसरी जानब जो है वो हारा हुआ वो जिल्लत अमेज जो दुश्मन है वो भी उनको आजाद दे रहा है। मियां साहब, ये जो आजाद तो ठीक मिले, जाहिर है जिन्होंने इस जंग में इतना जाहिर है हमें, लेकिन इसके साथ साथ अच्छा ये भी बड़ा खुशखबर नहीं है कि हमारी सहाफत के दरख्शां सितारों को भी बहुत से अवार्ड मिले हैं, तो इसमें हम भी हमारी इज्जत में भी तो इजाफा ही हुआ होगा मियां साहब। बिल्कुल काजी साहब, देखें अवार्ड जो मिले हैं वो तो मार्का हक में कामयाबी पर मिले हैं, और ये अवार्ड की जो आज जो अवार्ड से नवाजा गया है, ये बाकायदा तौर पर आज देखें कि ऐवान सदर में बड़ी शानदार एक तकरीब हुई है जिसमें फील्ड मार्शल उनको भी अवार्ड से नवाजा गया है, हिलाल जुरत उनको अवार्ड दिया गया, और जो चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल शमशाद हैं उनको जो है वो निशान इम्तियाज़ दिया गया। एयर चीफ को जो है वो हिलाल जुरत दिया गया। एडमिरल नवीद अशरफ नेवल चीफ को जो है वो निशान इम्तियाज़ दिया गया। अच्छा मियां साहब, ये तो खैर हम तफसील देख चुकी हैं। जो कौमें होती हैं वो अपने हीरोज़ को अवार्ड से नवाजती हैं, तो काजी साहब इससे हम अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस तरह हमने मार्का हक जीता है, इसी तरह हम अपने मुआशी मैदान में भी अपने आप को जो है वो तरक्की की बुलंदियों तक ले जा रहे हैं। आप देखें कि हमारे समंदर के अंदर, काजी साहब एक मिनट दीजिएगा, समंदर के अंदर ये बाकायदा तौर पर अंदाजे लगाए गए, और कल एक सेमिनार हुआ उसमें बताया गया कि $100 अरब हम अपने समंदर से कमा सकते हैं, जिसमें तेल और गैस की जो दौलत मौजूद है। और वज़ीर पेट्रोलियम ने कल पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा तौर पर यह बयान दिया है कि 23 ब्लॉक्स जो हैं वो अवार्ड हो चुके हैं, और इसमें 14-13 कंपनियां जो हैं उनके साथ एग्रीमेंट हो रहा है, जिसमें अमेरिकन कंपनियां भी हैं, जिसमें जो है वो तुर्की की कंपनियां भी हैं और कुवैत की कंपनियां भी हैं। उन्होंने एक लाइन लगी हुई है जो पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर सरमायाकारी करना चाहते हैं, और इसमें यह बताया गया है कि जितनी गैस इस वक्त निकल रही है और हम इस्तेमाल कर चुके हैं, उससे 14 गुना गैस जो है वो उसके ज़खायर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। शेल तेल और शेल गैस हम आपसे पूछेंगे मियां साहब, हम आपसे टाइम फ्रेम भी पूछेंगे, और लेकिन ये कितने शफाफ होंगे मुआहदे। माजी में ऐसा नहीं हुआ, हमने देखा है, चाहे वो IPPs के मुआहदे हों और दूसरे मुआहदे हों। तो ये मैं जिस तरह बात करता हूँ कि हमें इस तमाम अहदाफ को हासिल करने के लिए फितनतुल दवाखिल को भी जो है उसका कलाकुमा करना होगा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। जब हम आएंगे तो क्यों बहुत से सिक्योरिटी आउटफिट्स और जो आउटलेट्स हैं या थिंक टैंक्स हैं वो ईरान को अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर क्यों करार दे रहे हैं, और IAEA क्या मुतालबे कर रहा है जो कतन ईरान को नहीं मानने चाहिए, क्योंकि आके देखते हैं ये क्या कंट्रडिक्शंस हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एक और तनाज़ा खड़ा हो गया है, और अब मैं बहुत से मीडिया आउटलेट्स मगरब के ख़ास तौर पर देख रहा था, उनके जो न्यूक्लियर और सिक्योरिटी के जो माहिरीन हैं उन्होंने ये अब इल्ज़ाम लगा दें या कह दें कि जी अब ईरान अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है, यानी
गैर एलानिया न्यूक्लियर पावर बन चुका है। उधर IAEA जो कि एक वॉच डॉग है इंटरनेशनल न्यूक्स को जो ओवरसी करता है, उसने अब मुतालबे शुरू कर, याद रहे कि इसमें से वो निकल गया, ये उससे निकल गए हैं उस मुआहदे से। उन्होंने कहा कि जब अब आपने हमारे ऊपर हमला किया है तो अब हम इसमें नहीं हैं। तो एक तो ये, और अब मुतालबा जोर पकड़ रहा है। अब अगला बहाना जो जंग का बनाया जा रहा है, इजराइल जो हम देख रहे हैं उसने गजा में स्टेप अप कर दिया दोबारा से, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। वहाँ पे हज़ारों बच्चों के गले काटे, औरतों बच्चे निहत्ते लोगों के, और अब ईरान पर दोबारा वो हमले की तैयारी कर रहा है। और साथ साथ वो जो इंटरनेशनल ये जो है IAEA, इससे प्रेशर डाला जा रहा है कि जी हमें बड़ा ख़तरा है, हमें बड़ा ख़तरा है। ईरान से कोई ख़तरा नहीं, सबसे बड़ा ख़तरा इजराइल बहादुर से है और अमेरिका जो मिलकर पूरी दुनिया में खून बहा रहे हैं निहत्ते फ़लस्तीनियों का। इससे पहले इराक में जो हुआ देखा, वियतनाम में जो हुआ हमने देखा, ये पूरी सेंचुरी, पिछली सेंचुरी और इसका ये अगली जो क्वार्टर है ये रंगीन है, वो खून जो इन्होंने मिलकर बहाया है, भले वो अफगानिस्तान हो या कोई जगह हो। तो मेरे ख्याल में ओनली पासपोर्ट टू सेफ्टी मियाँ साहब अगर ईरान के लिए है, क्योंकि दोबारा से जिस तरह भारत पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है और हमारे सिक्योरिटी एनालिस्ट जो हैं दे वेरी रियलिस्टिकली फियर, या फियर नहीं कहना चाहिए बट स्मेल और सेंस के ये दोबारा से इस तरह ताले आजमाई कर सकता है। ऑफ कोर्स वी आर प्रिपेयर्ड। और उधर हम देख रहे हैं कि दोबारा, क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी सियासी ज़िंदगी जंग की मरहून मिन्नत है, वरना ये जो एक आलमी जराइम पेशा शख्स नेतान्याहू है ये अपनी ही जेल में सड़ेगा, जिस तरह पहले इनका एक प्राइम मिनिस्टर सड़ता रहा है, पता नहीं शायद अभी वो रहा हुआ है या नहीं। बहरहाल तो ये दो बड़े खतरे मंडला रहे हैं। एक तरफ ये भारत और मोदी साहब की जो बीमार अना ज़ख्मी हुई है पिछले इस मार्के में, और उधर हम देख रहे हैं कि नेतान्याहू अगर वहाँ से वॉर इमरजेंसी हटती है तो उसकी हथकड़ियाँ और जेल उसकी मुंतज़िर है, और उससे बचने के लिए वो मासूम बच्चों के गले काट रहा है। और ये जो वेस्टर्न लिबरल्स और ये जो मगरबी तहजीब के बड़े बड़े शानदार जो सुरखेल हैं, या सरखेल क्या कहते हैं इनको, जो भी हैं वो आंखें बंद करके बच्चों का खून बहता देख रहे हैं। मियाँ साहब ये सेंस आपको ठीक लग रही है कि ये ईरान और इजराइल एक नई जंग के लिए फिर से तैयार हैं? मगर याद रहे कि उसके जो मिसाइल्स हैं उन्होंने भी पेनिट्रेट करके तो जो तबाही मचाई थी, अब इससे क्या बड़ी तबाही इन्वाइट कर रहा है नेतान्याहू अपने लिए? मियाँ साहब देखिए कायद साहब, इस दुनिया में दो ही ऐसे मुल्क हैं, एक इसराइल है, एक भारत है, जो कि मुस्लिम दुश्मनी जो है वो उस पर बिल्कुल एक जुनून उन पर सवार हो चुका हुआ है। इसमें नेतान्याहू हो या मोदी हो, इनका दोनों का गठजोड़ है। पाकिस्तान पर जब हमला किया गया तो दोनों मुल्कों ने मिलकर किया, और ईरान पर हमला किया तो दोनों मुल्कों ने मिलकर किया, क्योंकि वहां पर मुखबरी जो है वो भारत ने की और इजराइल ने वहां पर हमला किया। लेकिन अब भी जो है आप इजराइल को जो है वो बिल्कुल इस तनाज़ुर में देखें कि इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाने के बिल्कुल दरपे है। आप देखें नेतान्याहू ने कल जो अपने एक चैनल को इंटरव्यू दिया है, उस पर उसको पूछा गया कि जो आपने नक्शा जारी किया था सोशल मीडिया, सरकारी सोशल मीडिया पे, उस पे जो है उससे आप मुतमिन हैं, उससे मुतफिक हैं? तो उसने कहा बिल्कुल मैं मुतफिक हूं, और उसने बाकायदा तौर पर इसको रूहानी और तारीखी मिशन करार दिया है। और उसमें उन्होंने बताया है कि बाकायदा तौर पे उसने कहा कि उर्दन मिस्र के कुछ हिस्से जो हैं उस पर जो है वो ग्रेटर इसराइल का हिस्सा हो सकते हैं। जो नक्शा बताया गया था कायद साहब, रवां साल इसी साल में ही जनवरी के सामने आया था नक्शा, उसमें जो है वो उसमें फ़लस्तीन, शाम, लबनान और उर्दन के इलाके जो हैं वो शामिल थे। और उस नक्शे को अगर गौर से देखा जाए तो उसमें जो है वो नील से फरात तक और उसमें करबला से जो है मदीना तक तमाम जो है वो इजराइल ग्रेटर इजराइल का हिस्सा वो जो है वो बनाने के दरपे हैं। और बाकायदा तौर पर नेतान्याहू ने इसको तारीखी और रूहानी मिशन करार दिया है। तो कैसे बाइद है कि वो उस रुकावट को दूर करने की कोशिश नहीं करेगा जिसको ईरान कहते हैं, और ईरान पर हमला नहीं करेगा। वो ईरान के अंदर जो है रजीम चेंज करने की मुकम्मल तौर पर कोशिश कर रहा है। जो कहा जा रहा है कि ईरान जो है अनडिक्लेयर न्यूक्लियर पावर है, तो ये इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर जो है वो असल हमले का जवाब बनाया जा रहा है। हालांकि जो उनके सुप्रीम लीडर अली खामनाई हैं वो एक
फतवा दे चुके हैं कि हमें एटम बम जो है वो नहीं बनाना और एटम बम के हम खिलाफ हैं। इसके बावजूद जो है वो इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर बाकायदा तौर पर ईरान पर हमले की पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन ईरान भी मुकम्मल तौर पर इस वक्त तैयार है, क्योंकि वहां से उसने भारत को माइनस कर दिया है। वहां पर अब इंटेलिजेंस जो है वो कवर उन्होंने ले लिया है और उस तरह की जासूसी नहीं हो सकती जो पहले हो रही थी। मैं तो न्यूक्स के हक में बिल्कुल नहीं हूँ, न्यूक्स नहीं होने चाहिए, सारे डिसार्म कर लें अपने आप को। न्यूक्स तो आपने कंपल्शन बना दी हमारे लिए। अब सुना है ट्रंप और पुतिन मुलाकात में इसके हिस्से बखरे होंगे जैसे यूगोस्लाविया के हो गए थे कोल्ड वार के बाद। तो इसके यूक्रेन के 20% यूक्रेन गालबन ऑलरेडी जो उसके पास है तो वो उसे परमानेंटली अनेक्स करना चाहता है। इसके साथ वो देख रहे हैं कि यहाँ और बफर जोन बना के इसको तोड़ फोड़ कर दी जाए यूक्रेन की। और इसका सबसे बड़ी जो फैटल मिस्टेक थी जो इसने अपने न्यूक्स से अबंडन किए थे, अगर इसके पास न्यूक्लियर न्यूक्स होते तो शायद ना उसे नेटो का अलाई बनने की ज़रूरत थी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ना ही पुतिन वहाँ पे हमला करता। तो बात यह है कि इन न्यूक्लियर न्यूक्स को चाहे चलें उनका इंटरनल मामला है वो न्यूक्स बनाते हैं या नहीं बनाते, मगर एक बात याद रखें, अगर आपके पास न्यूक्स नहीं होंगे तो आपका भुरकस निकाल के रख देंगे, जिस तरह लीबिया का निकाला, जिस तरह इराक का निकाला। और कोई पास यानी ये सिक्योरिटी पैराडाइम इन्होंने खुद क्रिएट कर दिया है कि अगर ये जर्मनी जैसा मुल्क कहता है कि भाई अगर ये नेटो भागता है यहाँ से हम छोड़ के अकेला तो हम न्यूक्स बनाएंगे, पुर्तगाल ये कह रहा है और दूसरे यूरोपियन मुल्क जो हैं उन्होंने अब वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री बंद करके, जिस तरह हमने स्टोरी दी थी कि बेल्जियम में BMW की फैक्ट्री बंद करके असले की फैक्ट्री लगा ली है। तो ये अजीब व गरीब लोग हैं, दुनिया भूख से मर रही है। इंग्लैंड जैसे मुल्क में मोबाइल स्नैचिंग शुरू हो गई है। मुझे आज एक बड़े मौजूद हस्ती ने बताया कि वो एक बहुत बड़े स्टोर में शॉपिंग कर रहे थे जहाँ एलीट शॉप करती है, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि मैंने देखा कि 90% लोग जो हैं जो गालबन उसका क्या नाम अभी याद आ जाएगा, उसमें लोगों ने घड़ियाँ नहीं पहन रखी थी। ये हालत होगी है, मैं बरतानिया की बात आपको बता रहा हूँ। तो ये अवाम उनके जो है वो जिल्लत की तरफ गामजन है। और ये और अगले दिन हमारा भी नुकसान हो गया, कुछ गरीब लोगों का। जो गिलानी साहब के बच्चे की मामूली सी 2 करोड़ की घड़ी कहीं जो है वो दाएं बाएं होगी। तो देखें ना, ये सारे गलत काम हो रहे हैं यहाँ पे। तो मियां साहब, कमिंग बैक टू आवर सब्जेक्ट, न्यूक्स कंपल्शन बना दी है। आप एक बावकार ज़िंदगी अगर इस आलमी एनवायरनमेंट में, सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में बसर करना चाहते हैं तो अगर आपके पास न्यूक्स, अब न्यूक्स ना देखे ना, उस वक्त ये सारे शोर मचाते थे, ये जो यूनाइटेड नेशन के किसी बोर्ड पे था, उधर से माल पकड़ रहे थे, इधर NGO, सारी जो खेल था ना, बम नहीं बनाना, ये बड़ा बुरा होता है, ये पटाखा हो जाता है। तो वो अगर ना करते तो 2010 में हमारे ऊपर चढ़ दौड़ता, और अब भी चढ़ दौड़ा न्यूक्स के होते हुए भी, और आगे भी खतरा है। तो न्यूक्स ही तो डेट हम तो नहीं इस्तेमाल करना चाहते, कोई नहीं, अनथिंकेबल, बट इट इज़ द सिंपल डेटरेंस, क्यों हम रोकने के लिए कि भाई इधर मत आना। अब इसके अलावा तो मियां साहब हल कोई नहीं है, वो फतवा बदलें ना बदलें उनका अंदरूनी मामला है, मगर एक फतवा तारीख का भी है कि अगर आपके पास बम नहीं है तो तुम्हारी खैर नहीं है। मियां साहब देखें कायद साहब, जो हमारा जो एटम बम है वो तो अपने दिफा के लिए है, और इंडिया ने अगर शौक पूरा करना है तो दोबारा कर ले। पहले उसने हमला करके जो है जिल्लत अमेज शिकस्त जो है वो ले ली है, अब दोबारा जो है वो शिकस्त के लिए जो है अगर उसने शौक पूरा करना है तो कर ले। और अगर अब शौक उसने पूरा किया और अब भी जारियत की तो अब तो गहराई में जो है हमला होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जहां तक बात है 2 बड़ी ताकतों के लीडरों के मिलने की, और वो मुलाकात जो है वो हो रही है ट्रंप और पुतिन की, उसमें मुझे लगता है कायद साहब के जो यूक्रेन है वो 3 हिस्सों में जो है वो बंटने जा रहा है। एक हिस्सा रूस के पास होगा, दूसरा हिस्सा जो है अमेरिका के पास होगा, एक हिस्सा जो है वो बफर जोन बना दिया जाएगा ताकि जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान एक कशीदगी ना हो। तो मैं जो ज़ेलेंस्की है उसका जो मुझे मुस्तकबिल नज़र आ रहा है वो सदाम जैसा नज़र आ रहा है। ये तो मामला जो है वहाँ पर होने जा रहे हैं, क्योंकि जो पुतिन और ट्रंप की मुलाकात है उसमें बड़े बड़े अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप जीतेगा, पुतिन जीतेगा, कौन एक दूसरे को जो है वो मुज़ाकरात के टेबल पर हराएगा। लेकिन हराएगा कोई भी नहीं, दोनों जो हैं वो एक दूसरे की जो है बात मानेंगे और यूक्रेन के हिस्से बखरे जो हैं वो हो जाएंगे। जहां तक बात कायद साहब हम कर रहे थे इजराइल की, तो इजराइल ने गजा के अंदर फास्फोरस बम जो है वो चलाए हैं। वहां पर फास्फोरस और कीमियाई हथियार जो है उनका इस्तेमाल किया गया है। वहां पर देखें कि जिस तरह लोगों की सेहतों के साथ खेला गया है, और वहां जो लोगों की सेहतों के पर जो है वो असरात मुरतब हो रहे हैं, कीमियाई असरात, वो नजर आता है कि वो फास्फोरस के असरात हैं। और वहां पर बहुत से कीमियाई जो है वो
ज़रात जो है वो पाए गए हैं वह पूरे खित्ते के लिए ख़तरनाक हैं, और वो बाकायदा तौर पर गज़ा से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है, फ़लस्तीनियों को मिटाना चाह रहा है ताकि वो गज़ा पर कब्ज़ा करे, फिर मगरबी पट्टी पर कब्ज़ा करे, फिर मस्जिद अक्सा की तरफ जो है वो जाए, और फिर उसके बाद इशारत करे अगले मुल्कों की तरफ जाने की। दूसरी बात जो हम कर रहे थे कि पाक भारत की, तो पाक भारत में कायद साहब जो है वो अगर भारत जो है वो उसने इस्तेमाल करने की कोशिश की, दोबारा जारियत करने की कोशिश की, तो उसको जो है मुंह तोड़ जवाब पहले भी मिला था। अब जो उसका बचा खुचा मुंह है वो भी तोड़ दिया जाएगा और बहुत सख्त हमला होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो है वो अब जदीद तरीन हथियार पहले भी थे, अब भी हैं, और मजीद हथियार जो है वो बनाए जा रहे हैं। मियां साहब देखें, हम तो ये अब क्लेम करते हैं वी नीड पीस। अगर ये सारे ओवरचर्स जो हो रहे हैं, अगर यहाँ पे कुछ कंपनियां आ रही हैं, इससे पहले बड़े बदनसीबियां थी हमारी जो हमने मुआहदे किए, रिकोडेक की जो हमारी एक डिबैकल हुआ, उसके बाद हमने एक इतना जो ये है, तो हमें तो अमन चाहिए, हम काम करना है। बहरहाल अगर कोई और हमसे बदअमनी करना चाहता है तो फिर जवाब तो मिलेगा उसी तरह से। इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।